ओबेसिटी सिर्फ दोष नहीं है तुम्हारा या हमारा। ओबेसिटी तो कैंसर जैसी, ब्लड प्रेशर जैसी, शुगर जैसी बीमारी है। बुरा मत मानो, अपने आप को हेट मत करना शुरू कर दो कि मैं ओबीस हूं और मेरा ही कसूर है, मैंने ही ज्यादा खाया है, जैसे कि नॉर्मल पब्लिक कहती है। वेट तो कम हुआ, फैट तो लॉस हुआ, मगर साथ में मसल लॉस भी हो गया। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेट लॉस मेंटेन करना है, नमस्कार। आज मैं फिर जोश टॉक्स में इंस्पायर करने आया हूं। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल और सर गंगाराम हॉस्पिटल में बैरियाट्रिक सर्जन, वेट लॉस सर्जन, ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हूं। आज का मेरा मकसद है आप सबसे बात करने का कि ओबेसिटी में जो अभी मिरेकल्स हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, इंजेक्शंस के या ऑपरेशन के, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या इंजेक्शंस फायदा करेंगे या नुकसान करेंगे? ऑपरेशन का कोई रिस्क है या नहीं है? बीमारी के कोई रिस्क है या नहीं है? तो इसके ऊपर हम कुछ समय के लिए बात करेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट और द मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। हम सब जानते हैं कि ओबेसिटी कितनी ज्यादा फैलती चली जा रही है। 1948 में डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज कर लिया था ओबेसिटी को और 1997 में इसको डिक्लेयर कर दिया कि ओबेसिटी इज ए डिजीज। और आप सोचो 2025 में डब्ल्यूएचओ ने फिर दोबारा से कहा ओबेसिटी इज ए रिलैप्सिंग डिजीज, इट इज ए क्रॉनिक डिजीज। क्या मतलब? मतलब यही कि ओबेसिटी सिर्फ दोष नहीं है तुम्हारा या हमारा। ओबेसिटी तो कैंसर जैसी, ब्लड प्रेशर जैसी, शुगर जैसी बीमारी है। और जब हम सब जानते ही हैं कि जब हम कैंसर का इलाज करते हैं तो उसके लिए मल्टी मोडल ट्रीटमेंट होती है। यस, कुछ कैंसर हैं जिनके लिए कीमोथेरेपी, जिनके लिए रेडियोथेरेपी और किनके लिए सर्जरी। और जब कैंसर मान लो दोबारा हो जाता है तो हम ये नहीं कहते कि फेलियर हो गई, हम ये सोचते हैं क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है, ये रिलैप्सिंग डिजीज है, इसलिए इसका समाधान जरूरी है। तो मैं आज ये सबके सामने ये कहना चाहता हूं कि क्यों बुरा मत मानो, अपने आप को हेट मत करना शुरू कर दो कि मैं ओबीस हूं और मेरा ही कसूर है, मैंने ही ज्यादा खाया है, जैसे कि नॉर्मल पब्लिक कहती है कि आपने ज्यादा खाया, आपने एक्सरसाइज नहीं करी, इसलिए मोटापा हो गया। नहीं, ओबेसिटी मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, इसीलिए इसको हम मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं रादर देन ओनली ए बैरियाट्रिक डिजीज। अब पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है मैनेजमेंट का। सब हम जानते हैं कि थोड़ा डाइट, थोड़ा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए, मगर उससे कुछ 4-5 सालों में ही हमने देखा कि कुछ मिरेकल इंजेक्शंस आने शुरू हुए और हमारे सेलिब्रिटीज भी इंजेक्शन लेने शुरू किए और उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया कि हमने इंजेक्शन लगाए हैं और उसकी वजह से हमारा वेट लॉस हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराए और ऑपरेशन के बाद लॉन्ग टर्म फायदा उठाया। तो आज मैं अगले 15-20 मिनट हम आप सबसे मैं यही बात करूंगा कि ये जो इंजेक्शंस आए हैं इनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या ऑपरेशन के फायदे हैं या ऑपरेशन के नुकसान हैं। मैं आप सबको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि मैं भी आपके साथ हूं। ये नहीं कि मैं दूर हूं और सिर्फ मैं ऑपरेशन करता हूं इसलिए मैं ऑपरेशन सेल करने आ रहा हूं, नहीं। मुझे लगता है कि ये मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट होनी चाहिए ओबेसिटी की। कुछ इंजेक्शंस जैसे कि पहले लीराग्लुटाइड आया और फिर उसके बाद सीमाग्लुटाइड आया और अब ट्रापेजोडाइड आया।
अब ये इंजेक्शंस की जो डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ सालों में ही हुई है, और ये बेसिकली क्या है कि GLP-1 एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब ग्लूकोन जैसा पेप्टाइड है, वो उसी की तरीके से काम करता है ब्रेन के ऊपर और हमारे स्टमक के ऊपर। ब्रेन पे काम करता है कि उससे क्या होता है कि भूख लगनी कम हो जाती है, और जो स्टमक पे काम करता है कि उसकी जो एम्प्टिंग है, जो खाली होता है स्टमक, उसको थोड़ा सा डिले कर देता है, स्लो कर देता है। तो ये काम है GLP-1 एगोनिस्ट का। मुझे ऑनेस्टली ट्रेड नेम बोलने नहीं चाहिए, पर जस्ट क्लैरिटी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसे कि टेबलेट्स फॉर्म में आई रिबल्सस, या इंजेक्शन फॉर्म में आए ओजेम्पिक या विगोवी, और अब लेटेस्ट ट्रेपेजिडाइट इंजेक्शन आया जैसे कि मुंजारो या ज़ेपबाउंड। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है और हमारे साइंस के अंदर इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है, उसमें हम सब ने देखा कि जो लीराग्लुटाइड थी उससे 3 से 5% वेट लॉस होता था, मगर जब ये सीमाग्लुटाइड आ गई तो उससे डबल फिगर अटेन होनी शुरू हो गई, 10 से 15% के करीब वेट लॉस होना शुरू हुआ। और उसमें सिर्फ एक GLP-1 एगोनिस्ट होता था, मगर अब क्या हुआ कि जब से ट्रेपेजिडाइट आई उसमें डुअल एगोनिस्ट हैं, मतलब 2 एगोनिस्ट आ चुके हैं, और वो GLP-1 एगोनिस्ट और GIP। तो ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड जब ये काम करना शुरू कर दिया तो इसकी वजह से वेट लॉस 20 से 22% पहुंच गया, डबल फिगर में पहुंचना शुरू हो गया। और जो सर्जरी करते हैं हम, जो बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन मैं बाद में बोलूंगा अबाउट कि हम लेप्रोस्कोपी से या रोबोटिक से जो मोटापे का ऑपरेशन करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आना शुरू हुआ है वो इंजेक्शन मुंजारो का या इंजेक्शन सीमेग्लुटाइड का आया है। मगर इसके लिए एक राइडर देना चाहता हूं मैं अपने सारे श्रोताओं को कि जो बीमारी है, जो शुगर है, और साथ में अगर ओबेसिटी है तो डेफिनेटली एक फायदा हो सकता है। अगर मान लो हमें शुरू शुरू में जब ये इंजेक्शन शुरू किए गए तो ये शुरू ही डायबिटीज ट्रीट करने के लिए किए गए थे, मगर बाद में रियलाइज हुआ कि शुगर का जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो तो बहुत अच्छा होता चला गया, मगर साथ में वेट लॉस भी होना शुरू हो गया। तो तभी करके कुछ दवाइयां सिर्फ अभी FDA अप्रूवल है अमेरिका में भी और इंडिया में भी, अब ड्रग्स कंट्रोलर्स ने अप्रूव कर दिया है कि कुछ दवाइयां हैं सीमाग्लुटाइड की जो सिर्फ वेट लॉस के लिए रिकमेंडेड है, और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो वेट लॉस प्लस शुगर के लिए या डायबिटीज कंट्रोल के लिए रिकमेंडेड हैं। तो इसमें हम सब ने यह देखा कि शुगर कंट्रोल तो होनी शुरू हो गई, वेट लॉस अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15% वेट लॉस होना शुरू हो गया, मगर उसके बाद कुछ लोगों को साइड इफेक्ट भी होने शुरू हुए। और ये हम सबको पता होने चाहिए कि हम इसमें ट्रेड ऑफ क्या कर रहे हैं, कि साइड इफेक्ट जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये साइड इफेक्ट्स होने शुरू होते हैं जब ये मेडिसिन शुरू की जाती हैं, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो। और इंजेक्शन ज्यों ज्यों बढ़ाते जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ को, तो ये साइड इफेक्ट्स भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इन दवाइयों की वजह से, इन इंजेक्शंस की वजह से थायराइड के जो पेशेंट थे, मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और सिमिलरली जो प्रेगनेंसी चाहती हैं या प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, उनके लिए ये इंजेक्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से आप सोचें कि जो इंजेक्शंस हैं, जो दवाइयां हैं, वो एक्ट कर रही हैं एक तो ब्रेन हाइपोथैलेमस के ऊपर, और दूसरा काम कर रही है स्टमक के ऊपर, कि स्टमक को खाली नहीं होने दे रही। स्टमक के जब भरा हुआ होगा तो ब्रेन को सिग्नल मिलता रहेगा कि अभी तो पेट भरा हुआ है और खाने की क्या जरूरत है। तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी में या बाकी बीमारियों में भी अगर स्टमक भरा हुआ है और अगर हम उसको ऑपरेशन के लिए लेने लगे हैं पेशेंट को, और तो स्टमक का जो कंटेंट है वो एस्पिरेट कर सकते हैं। इसलिए ऑपरेशन जब हम करते हैं तो ये इंजेक्शंस 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए पहले बंद करवा देते हैं कि स्टमक की एम्पटिंग ठीक हो जाए, और उसके बाद हम ऑपरेशन करें। और अब मैं बात करूंगा कुछ समय के लिए ऑपरेशन की। जब BMI
27 से लेकर 35 होता है बॉडी मास इंडेक्स, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर 27 से 35 के बीच में बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, तो ड्रग्स बहुत अच्छी काम करती हैं। मगर अगर 35 से ऊपर है या साथ में ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, बाकी सारी बीमारियां, कोमॉर्बिडिटीज भी हैं, तो उसके लिए हम बताते हैं कि ऑपरेशन से ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदा होगा। जो दवाइयों की वजह से 10 से 15% वेट लॉस होगा, बल्कि ऑपरेशन से 20 से 25-40% तक वेट लॉस हो सकता है। और ऑपरेशन मेनली दो किस्म के ऑपरेशन होते हैं। एक कॉमनेस्ट ऑपरेशन है, उसको हम कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, कि स्टमक के साइज को छोटा कर दिया, जिससे पेट भरा हुआ ब्रेन को सिग्नल मिला कि बहुत खा लिया है, और उसकी वजह से वेट लॉस चलता चला जाता है और वो 5, 10, 15, 20 साल तक मेंटेन रहता है। और बनिस्मत की एक दूसरा ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। बाईपास का मतलब स्टमक के अंदर खाना जाएगा ही नहीं, स्टमक को बाईपास कर दिया। तो उसमें स्पेशली जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, जो इंसुलिन से कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते, उन लोगों के लिए, या जब हम टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि रिफ्लक्स है, हर्निया है, हाइटस हर्निया है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है, तेजाब ऊपर मुंह में आ जाता है, तो उन लोगों के लिए गैस्ट्रिक बाईपास का ऑपरेशन करते हैं। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी यंग पेशेंट्स के लिए डेफिनेटली यस। शुगर नहीं है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। अगर शुगर है या रिफ्लक्स है तो हम उनके लिए बाईपास ऑफर करते हैं। पूरे वर्ल्ड में यह देखा गया लॉन्ग टर्म स्टडीज में कि जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है या गैस्ट्रिक बाईपास है, मोर और लेस वेट लॉस बराबर होता है। मोर और लेस जो 50 to 70% लोगों में रेमिशन में चली जाती है शुगर या ब्लड प्रेशर या स्लीप एपनिया, ये बाकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मगर अभी हमें ये जो दवाइयां हैं, जो इंजेक्शंस हैं, जो मैंने जैसे पहले बताया शुरू अभी कुछ सालों में ही हुई हैं, तो अभी हमें इनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं पता। तो इसके लिए मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि कृपया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखी इंजेक्शन की और इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया, हर हफ्ते सबकुटेनियस महंगा इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया, वो आंसर नहीं है। आप अपने ओबेसिटी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करो, डायग्नोसिस पूरी तरीके से बनाओ, और उसके बाद डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी या ओबेसिटी सर्जन की स्पेशलिटी के अंडर ये मेडिसिन अगर लेंगे भी सही, इंजेक्शन अगर लेंगे भी सही, तो अगर साइड इफेक्ट होते भी हैं तो वो मैनेज हो सकते हैं। अगर हम अपने आप से ये सोचें कि हम तो 3,000 रुपए पर इंजेक्शन खरीद सकते हैं और हफ्ते भर हफ्ते लेते चले जाएंगे और उससे हमारा मोटापा कंट्रोल हो जाएगा, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वो गलत काम होगा। ये देखा गया है पिछले कुछ स्टडीज में, लैंसेट में और अमेरिकन जर्नल ऑफ सर्जरी में भी प्रूव कर दिया कि सिर्फ 2/3 लोग इंजेक्शंस छोड़ देते हैं 1 साल के अंदर ही। क्यों? क्योंकि कॉस्ट, क्योंकि साइड इफेक्ट्स और बाकी सारी चीजें हैं। और 85% लोग इंजेक्शंस लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं 2 साल के बाद। जबकि ये इंजेक्शंस जो बनाए गए हैं, वो जो कंपनियां भी बना रही हैं, वो भी रिकमेंड करती हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म वेट लॉस मेंटेन करना है तो ये लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन लेने पड़ेंगे या लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। पर अगर हमने ये सोच ही लिया है कि हमने लाइफ लॉन्ग नहीं लेना, हमने कुछ समय के बाद ये इंजेक्शन छोड़ देने हैं, तो और फिर उसके बाद भी सोचना है कि हमारा वेट उतने का उतना रहेगा, नहीं, ये रिबाउंड होगा और ज्यादा बढ़ के सामने आएगा। जहां 10% या 15% लॉस हुआ था, हो सकता है 20 से 22% गेन हो जाए। तो ये सारी चीजें सोच के अपने डॉक्टर स्पेशलिस्ट से बात करके ये लेने चाहिए इंजेक्शंस। और ये ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि उस सेलिब्रिटी ने लिया, इस सेलिब्रिटी ने लिया, उसका इतना सारा वेट कम हो गया। पर ये सोचना चाहिए कि वेट तो कम हुआ, फैट तो लॉस हुआ, मगर साथ में मसल लॉस भी हो गया। आपने देखा होगा कई सेलिब्रिटीज का फेस बिल्कुल पिचक सा गया है, और वो क्यों हुआ? क्योंकि इन दवाइयों की वजह से फैट लॉस तो हो ही रहा था, साथ में मसल लॉस भी हुआ, साथ में
हम कहते हैं सार्कोपेनिक ओबेसिटी की बोन्स भी वीक होती चली गई। तो ये सारी आज की मेरी इस जोश टॉक का सिर्फ मकसद यही है, हम सबको अवेयर करना जरूरी है कि कौन से इंजेक्शन लेने चाहिए, कौन से ऑपरेशन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, मुझे साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे। इतना महंगा इंजेक्शन मैं इंश्योरेंस से नहीं भी कवर होता तो भी अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और ये सोचूं कि मैंने इंजेक्शन ले लिए और 4-6 महीने के बाद छोड़ दिए तो उसके बाद मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। ये सारे जो मिथ्स हैं वो मैंने आज कोशिश की अपनी क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।